मेरा मम्मी था, उनको इतना ज्ञान नहीं था, क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम ज्ञान ही करते हैं। अगर मैं मुकेश अंबानी को देखूं तो मैं ये कहता मैं तो बहुत गरीब, तो गरीबी तो हमारा मन से आ गई, क्योंकि हमारे से भी बड़े लोग तो है, आप लोग को भी ऐसा होगा, आप जितना भी है आपसे बड़े लोग तो होगा, कोई भी होगा, स्वरूप में भी होगा, बॉडी में भी होगा, ज्ञान में भी होगा और काम में भी होगा, आपसे बड़ा होगा, तो उनका कोई एंड नहीं है। सफलता इज सैटिस्फैक्शन। जो सगाई का जो उम्र है वो 21 साल का है, 21 साल में अपनी सगाई हो जाना चाहिए। आपने बोला था कि ये कप्पा से मेरा भाई अनपढ़ है, मैं 4 दिन उनका कार्य देख के मैं उनको डिग्री देके जाता हूँ कि डॉक्टर चप्पा दे तुझे उनने फैमिली को कैसे साधने लगे, उसमें उन्हें पीएचडी किया। समय बलवान है नहीं पुरुष बलवान, काबे अर्जुन लूटिया यही धनुष यही बाण। कुछ करो नहीं तो भविष्य का भारत माफ नहीं करेगा। गोराली बापू का शब्द है, पिक्चर रियलिटी नहीं है और उससे भी आइडिया नहीं था, वो रियलिटी नहीं। मगर ऑटोबायोग्राफी अगर आप पढ़ो उससे रियलिटी। सबसे पहले 55 साल पहले मैंने सबसे पहली गांधी जी की आत्मकथा सत्य का प्रयोग सबसे पहले मैंने वो पढ़ी। हम कार्डियोग्राम निकालते हैं तो हमारा कार्डियोग्राम कैसा आता है, ऊपर नीचे। प्लेट का बात आए तो बॉडी बनता है, तो हमारा जीवन है तो प्रॉब्लम तो आता ही रहेगा, मगर ये प्रॉब्लम को हम कितना स्वीकार करें ये बड़ी बात है। जीवो आनंद करो, मरने की जल्दी नहीं है, मगर अगर आ जाए मृत्यु तो डरना नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत बहुत आभार, आज आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे कुछ प्रश्न कर पाऊँ। और आई थिंक कितने समय से मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ और इतना इंस्पायर होती हूँ। मतलब जब मेरे पास ये मौका आया था कि मेरे को आपके साथ क्वेश्चन करने का टाइम दिया गया, तो मैंने रिसर्च के तौर पे पहले आपकी बहुत वीडियोस देखी और उसके बाद रिसर्च के बाद मैं रोज आपकी एक वीडियो देखने लगी। रिसर्च तो मेरी पूरी हो गई पर उसके बाद, क्योंकि सर आपने जो जिंदगी जी है और आज भी आपके साथ जब मिलते हैं बात करते हैं तो जो आपका ऑरा है, मतलब इतनी ऊंचाई पर भी आप इतनी सरलता से जीते हैं। सर खूब खूब आभार, आप इतना लोगों के लिए कर रहे हैं एंड बहुत मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे आज ये मंच मिला। तो मैं जो शुरुआत करना चाहूंगी शो की, उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि गोविंद काका कौन है तो आप क्या बोलेंगे सर? गामड़ियों गोविंद। बस इसमें मैं बोल सकती हूँ कि पूरा समाप्त हो जाता है, इसमें सब खत्म हो जाता है। हाँ। जब गोविंद काका सोचेगा कि आई एम समथिंग, तब गोविंद काका गिर जाएगा। उनको याद रहेगा कि नहीं ये तो असल दुधाला का गामड़िया गोविंद है, तो ही टिकेगा। वाओ, मैंने देखा था सर आपके ऑफिस में भी आपने लिखा है आई एम नथिंग बट आई कैन डू एनीथिंग और प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। सर ये जो सोच है ये आपकी कैसे, इतने सालों से ये आपकी कैसे ये सोच बनी है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। ये हृदय से निकला हुआ है। आई एम नथिंग इज ईगोलेस। ज्यादा करके हमारा ईगो कब होता है? अनजान अवस्था में, अज्ञान अवस्था में। ज्यादा करके लोग ईगो होते हैं बच्चे लोग में। क्यों? कि बच्चे को मालूम नहीं कि मैं कौन हूं। उसको तो ऐसे लगता है कि ये दुनिया में सबसे स्वरूपवान मैं हूँ, सबसे बुद्धिशाली मैं हूँ और सबसे आगे मेरे को सब कुछ आता, ज्ञान मेरी पास है, सबको ऐसा लगता है। तो
मैं जब 15-20 साल का था तब मेरा क्या सोच था वो मैं जानता हूँ। तो ये बच्चे में वही सोच होगा। क्यों कि यहाँ जब मैं आया डायमंड में तो पहले ऐसा लगा कि मैं तो गांव में सब लोग हर दिन का 1 ही रुपया कमाता है, मैं 4 रुपया कमाने लगा तो ये मेरा समथिंग बढ़ने लगा और मैं कभी भी इंसर्ट के बिना घर के बाहर नहीं निकलता था। इतना वट आ गया क्योंकि पहले ऐसा था जो इंसर्ट करे शर्ट अंदर डाले उसको ये जरा पढ़ा लिखा अच्छा, ये 60 साल पहले की बात है। हाँ जी। और अगर ऐसा ही ऊपर से शर्ट पहने तो ये वर्कर जैसा लगता है। तो हम तभी ऐसा लगता था कि भाई मैं तो सबसे आगे वर्कर ही था, फिर ऐसा लगता था कि मैं तो बहुत बड़ा बन गया हूँ। तो ये बच्चे को भी ऐसा ही होगा क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है। हाँ। उम्र का दोष है। उम्र में ऐसे बोला जाता है, हमारे सौराष्ट्र में कहावत है, 12 बुद्धि 16 शान अने 20 भान। उनका मीनिंग यही होता है कि जब हम 12 साल के होते हैं तभी हमारे को बुद्धि शुरू होती है, वहां तक कोई विवेक नहीं होता है। 12 साल तक एक मम्मी भगवान, दूसरा कुछ मालूम नहीं रहता है 12 साल बात है। हाँ। तो एक पूरा 12 के बाद बुद्धि आती है तो सब फ्रेंड सर्कल में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मानने लगते विवेक अच्छा क्या बुरा क्या थोड़ा मालूम पड़ता है। तो 12 बुद्धि 16 साल की उम्र होती है तो शान मिस विषय विकार आवेश सब शुरू होता है। हाँ। 16 साल की उम्र है। हाँ। तो उनको बोलते हैं आवेश और आवेग। तो बच्चा कितना भी अच्छा है, ये 12 साल के लेके मम्मी पापा के आगे धीरे धीरे थोड़ा दूर जाते हैं और जब 16-17 साल की उम्र हो जाती है तो उनको मम्मी पापा अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? उनको ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत मम्मी पापा रुकावट करते हैं, ये पूरा फैमिली है तो ओल्ड समझ वाला है, उनको ऐसा लगने लगता है 16 साल के बाद। और उनको अभी एकदम क्या ट्रेंड ही अच्छा लगता है। हाँ जी। तो विषय विकार लागनी ये सब 16 साल की उम्र में शुरू होता है। मगर उनको बुद्धि नहीं होती। बुद्धि 20 तो 12 बुद्धि 16 साल 20 भान मिस विवेक बुद्धि। हाँ। तो विवेक बुद्धि 20 साल में आती है। 16 साल में विषय विकार आ गया मगर बुद्धि नहीं है तो क्या समझता है वो? बुद्धि जब आती है तब मालूम पड़ता है, तभी उनकी उम्र ऐसी होती है दुनिया के ऊपर उनको नफरत आने लगती है 16 से 20 में, क्योंकि मालूम नहीं, अज्ञान अवस्था होती है। जब 20 का होता है तो उनको थोड़ा विवेक आता है कि नहीं मैं कौन हूँ, मैं कौन सी फैमिली से हूँ, मेरा क्या काम करने की जिम्मेदारी है और मैं अभी तक जो समझता था वो सही नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा करके लास्ट 20 ईयर्स से मैं जब बच्चे को कॉलेज में स्कूल में जाता हूँ समझाने के लिए बात करने के लिए तो मैं उनको समझाता हूँ कि आप मम्मी पापा से अलग ये 16 से 20 साल की उम्र में नहीं पड़े। 16 से 20 साल की उम्र ऐसी है कि फैमिली के साथ ही रहने का, फैमिली से अलग नहीं होने का। तो हमारा पूरा फैमिली में हमने क्या रखा है कि हम बच्चे को हॉस्टल में भेजते हैं। हाँ जी। मगर कौन सी उम्र में? तो 8, 9 और 10 स्टैंडर्ड में। ओके। तो तभी वो 12 साल का हो गया। हाँ जी। तो उनके पास बुद्धि आ गई। हाँ। उनके पहले जो बच्चे को हॉस्टल में भेजते वो गलत है। छोटी उम्र में आप 12 साल के पहले कोई बच्चे को हॉस्टल में नहीं भेजना चाहिए। अगर भेजना चाहिए, प्रॉब्लम है, नई मम्मी है, कोई घर में मम्मी पापा का बहुत झगड़ा चल रहा है, वातावरण दूषित है घर का,
घर का वातावरण बराबर नहीं है तो बाहर भेजना पड़ता है। एक्सेप्ट 12 साल तक मम्मी पापा दादा दादी और पूरा फैमिली के साथ ही बच्चा रहना चाहिए। हाँ कि जी। वहां तक उनको कोई बुद्धि नहीं होती है। 12 इसलिए हम 8, 9, 10 3 स्टैंडर्ड हम बाहर बच्चे को कराते हैं। तो क्या हाँ। उनको 12 साल के बाद बुद्धि आ गई, मगर 16 साल की उम्र नहीं हुई। हाँ। तो उसको जो आवेग अभी तक नहीं आया है। तो हाँ। उनके हिसाब से वो बराबर के दुनिया क्या है, फैमिली के बाहर भी एक स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं, अनकंफर्ट जोन में जावे इसलिए बाहर भेजते हैं। फिर 11 से 15 तक हम घर में ही रखते हैं, क्योंकि अगर उनको मैं सबको समझा तो सब लोग समझते नहीं है, मेरा मानता भी नहीं है सब लोग। मैं सबको बोलता हूँ कि कभी भी कॉलेज काल में जब बैचलर चलता है हाँ। तो फैमिली से अलग नहीं होने का। पूरा फॉरेन जाने का अभी ऐसा गांडपन हो गया है बच्चे लोग में। तो मैं बस ये 10वीं 11वीं पर सोचने लगता है कि मैं अभी कॉलेज तो फॉरेन में ही करूंगा, फॉरेन में ही करूंगा। तो वहां जाके क्या होता है कि 16 साल की उम्र हो गई तो उनको सब लागने आ गई, आवेश आ गया, मगर बुद्धि नहीं आई। तो तब उन लोग उनको फंसा देते हैं, वो फंस जाते हैं। तो उनका पूरा जो जीवन है वो बर्बाद हो जाता है। सबका नहीं होता है। हाँ। मगर हो भी सकता है, इसलिए हमको डर लगता है। मगर आप मास्टर डिग्री करने के लिए बाहर भेजो, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी वो 20 साल का हो गया, तो जब 20 साल का हो गया तो उनको बाद में भान बुद्धि यानी आ गई, विवेक विषय आ गया, मैच्योर हो गया। तो बाद में वो जाएगा तो उनको मालूम होगा मेरा फैमिली कौन, मैं कौन, मेरे को ये नहीं करने का है। बच्चे लोग, आप लोग को ये मालूम होगा कि जब हमारा न्यूज में आता है, मीडिया में आता है, सब में बेंगी। हाँ जी। तो जो कोई लड़की को फंसाते हैं जो भी लोग, हाँ। उनकी लड़की की उम्र 16 से 20 साल की होगी। उसके 20 साल से बड़ी कोई लड़की को कोई नहीं फंसाएगा, क्योंकि वो फंसेंगे। वो मैच्योर हो गई है। वो अगर 16 से 20 की साल ऐसी है कि अनमेच्योरिटी में वो फंस जाती है। तो इसलिए सबको संयम रखना चाहिए, घर में एक वातावरण बनाने का कि हम 11 से 15 तक फैमिली के साथ ही पढ़ेंगे। सर, आपके मैंने ये भी सुना है कि आप अपने घर में भी अपने बच्चों को, जो आगे की जनरेशन है, तो उनको बाहर भेजते हैं। वो होता है ना 4 हफ्ते के लिए सिर्फ 5,000 रुपए, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो कैसे वो सब लोग बोलते हैं कि हमने ये 5 वीक में, हमने 4 साल में कॉलेज में जितना ज्ञान लिया उससे ज्यादा ये 5 वीक में मिला कंपेयर टू कॉलेज। तो पूरा 4 साल का कॉलेज एक बाजू रखो और 5 वीक का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखो, तो ये 5 वीक का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में उनको जिंदगी के लिए जो लेसन मिलता है वो कॉलेज से ज्यादा मिलता है। हाँ, क्योंकि सर एक ये दुविधा आई थिंक सब बच्चे मानेंगे कि एक रहती है कि मैं आगे जाके और कॉलेज नया MBA की तैयारी करूं या फिर मैं छोड़ देता हूं और मैं सिर्फ कुछ जॉब ले लेता हूं। तो ये दुविधा आई थिंक एक उम्र में हर बच्चे के दिमाग में आती है और वो यही सोचते हैं कि यार मैं अब 28 साल का हो गया और मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, अब मुझे MBA डिग्री ले लेनी चाहिए। तो वो चीज है जो एक इंसान को, एक बच्चे को स्पेसिफिकली इस उम्र में बहुत ज्यादा परेशान करती है। सर, इसी से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपने सक्सेस जो है, मतलब एक चीज जिस पे आप बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं वो है ट्रुथ, सच्चाई, कि सच्चाई ही है जो आपको सक्सेस तक पहुंचाती है। और उसकी आपकी कहानी, आपकी शुरुआत उसी से हुई थी कि एक जो डायमंड का आपको 28% कट पॉलिश देना था और आपको 34% मिल रहा था। वो कहानी एक बार मैं चाहती हूँ सब सुने और उससे प्रेरित हो। कि आप स्वतंत्र रहो, आपको कोई फैमिली से कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए, मगर स्वच्छंद मत बनो। ये स्वतंत्रता समझकर इस बच्चे लोग स्वच्छंद बन जाते हैं। तो स्वच्छंद में क्या फर्क होता है कि स्वतंत्रता मीन्स इंडिपेंडेंट, स्वच्छंद मीन्स ईगो।
तो सब ईगो में आ जाते हैं, उसको ऐसा लगने लगता है ज्यादा करके। उनको भी अभी पूछे, क्योंकि 12वीं में जो लड़कियां हमारी स्कूल में से विदाई लेती है, तो मैं विदाई समारोह में जाता हूँ हर साल, तो सब बच्ची को पूछता हूँ, बेटी को, कि भाई आपको मम्मी ज्यादा वाला के पापा? तो उसमें से मोर देन 90% बोलेंगे 95% पापा। सब लोग ऐसा, यहाँ तो ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ सब बेटियां वो मैच्योर हो गई है, तो उनको तो मालूम हो गया है। हाँ जी। तो मैं सब बच्चियों को समझाता हूँ कि देखो बेटा, कि आपका पापा का आपका जीवन में जो रोल है, उससे आपकी मम्मी का 4 गुना बड़ा रोल है। तो आप उनको क्यों, आपको ज्यादा पापा पसंद है कि मम्मी आपको टोकती है कोई भी काम करने में, हाँ। इसलिए आपको लगता है कि मम्मी बराबर नहीं है। तो मैं सबको समझाता हूँ कि आपका जन्म किसने दिया? तो मम्मी ने दिया। दूध किसने पिलाया? मम्मी ने पिलाया। तो आपको हर दिन स्नान किसने करवाया? मम्मी ने करवाया। भाई हर दिन पप्पा ने भी, जो बेटी को पप्पा ने स्नान कराया है वो ऊंचा हाथ करे हर दिन। सबको मम्मी ने करवाया। आप छोटे थे तो हर दिन कौन स्नान करवाते थे? बताओ बताओ। हाँ मम्मी। पप्पा, तुमने पप्पा ही कराया। भाई एने माटे ताली बजाओ। तो हर दिन मम्मी एक तो स्नान कराए, स्कूल के कौन भेजे? तो मम्मी। कपड़ा कौन पहरावे? मम्मी। अच्छा, स्कूल से जब घर आप वापिस आती है तो घर में कौन हाजिर होता है आपका वेलकम के लिए? मम्मी। तो आपके लिए, आपको मम्मी को कोई मैरिज में जाने का था, वो उसने कैंसिल कर दिया। कोई किसी पार्टी में जाने का था, सत्संग में जाने का था, आपका हिसाब से कैंसिल किया कि मेरी बेटी अभी स्कूल से 3 बजे आएगी, 4 बजे आएगी, तो वो घर पर हाजिर रहेगी। आपके लिए उनको सुबह में सोने का बहुत आनंद आता था, आपके लिए वो सुबह 5 बजे, 5:30, 6 बजे जाएगी आपके लिए। और उनको घूमने का भी बहुत इच्छा थी, वो वैकेशन में भी घूमने को उनकी फ्रेंड के साथ नहीं गई, क्योंकि मेरी बेटी पढ़ती है, उसकी स्कूल पढ़ेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। कितना मैरिज में नहीं गई। आपके लिए पूरी जिंदगी मम्मी ने गवाई है। मैं, हमारे गुरुदानी स्कूल पर रिलीफ सेंटर है, तो वहाँ कहीं बेटियां आती है, तो वहाँ लिखा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ गोविंद काका सलाह सूचन देंगे। तो सबको मालूम, पूरा समाज को हो गया है। तो बेटियों आती है, आके बोलती है कि मेरा अंकल पर्सनल काम है, तो हम पर्सनल ऑफिस में जाके बात करते हैं। तो वो क्या बोलती है? मेरी मम्मी मेरे को समझ नहीं सकती, तो उनकी बात पहले तो क्या है, बेटी की बात मेरे को 10, 15, 20 मिनट सुनना पड़ता है, क्योंकि अगर वो खाली नहीं हो रहे तो मैं उनको जो बोलूं वो अंदर नहीं हुआ। एक पानी का एक गिलास भर दिया, खाली नहीं है तो हम डालेंगे तो गिर जाएगा, अंदर नहीं पानी जाएगा। तो पहले क्या होता है, उनको खाली होने देता हूँ, तो मेरे को उनको टाइम देना पड़ता है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। ये सब बात करती है, मम्मी ऐसी है, तैसी है, मेरा पापा ने ऐसा किया, दादा दादी ने ऐसा किया, मेरा फैमिली ऐसा है। फिर मैं, उनको लगता है कि अभी थोड़ी खाली हो गई, तो मैं उनको पूछता हूँ कि तेरी मम्मी तेरे को नहीं समझ पाती, तेरे को उसने जन्म दिया, तेरे को पाला पोसा बड़ा किया, और इस दुनिया में मम्मी से कौन इतना ज्यादा है कि आपको जान सके, और तू बोलती है कि मेरी मम्मी मेरे को समझ नहीं पाती है। क्यों? ये तेरी अज्ञानता है।
ये तेरे को परेशान कर रही है, मम्मी नहीं परेशान करती, तेरी अज्ञानता तेरे को परेशान कर रही है। ऐसे करके मैं उनको सब समझाता हूँ, क्योंकि ज्यादा करके बेटियों को ये उम्र में ऐसा लगता है ज्यादा करके कि हमारा फैमिली बहुत ओल्ड है, उसको क्या बोलते हैं, ओल्ड इंग्लिश को बोलते हैं। हाँ। तो ये बता बहुत जूना है, आउटडेटेड, ये जूना विचारों से, हाँ, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स। उसको ऐसा लगता है। इतनी दया आती है मेरे को कि उनको सुन के कि जिसका ये जीन्स बना है, पूरा शरीर किसका बना है, फैमिली का, फैमिली का, ये फैमिली का जीन्स है अंदर। वो बोलती है ये वक्त मेरे को उनके ऊपर दया आती है। दाज नहीं चढ़ते, दाज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में भाई, अपने दाज चढ़े जाते हैं, नफरत आवे है शू के इंग्लिश में। तो ये दुख का कारण है, वहां से दुख की शुरुआत होती है। उसको अज्ञान है, तो उनकी फ्रेंड बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो भी जो बोले वो कर देती है, और फैमिली वाला ना बोलता है, ये नहीं कर लेता, क्यों, बच्ची के अच्छे के लिए। वो क्यों ना बोलता है भाई, अपने लिए, तो हम मानते नहीं है। ये प्रॉब्लम है, इसलिए जीवन बर्बाद हो जाता है। जब जीवन बर्बाद हो जाते हैं तब मालूम पड़े, तब वो समय चला जाता है, बाद में कुछ नहीं हो सकता बर्बादी के अलावा। तो अपना ग्रुप में, अपना फैमिली में, अपना समाज में तो अच्छा है कि इतना बर्बादी नहीं है, अदरवाइज बहुत बड़ा मुश्किल है अभी बच्चे के लिए। काका, मैं अगर आपसे पूछूं, आपके माँ और आपके पापा के बारे में हम जरूर कुछ जानना चाहेंगे, कुछ सीख जो आप हमारे साथ शेयर कर पाए। नहीं, ऐसा होता है जो 95% बोलते हैं कि मेरे को मम्मी पसंद है, वो तो लड़कियां, पापा पसंद है, ये लड़कियां बोलती है। हाँ। बच्चे लोग क्या बोलते हैं, उनको पापा को तो 50% को भी पसंद नहीं है, बेटे को। तो वो डांटता है, वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अज्ञानता है, ये अपने भले के लिए डांटता है। हाँ। मेरा जीवन में मेरा जो मम्मी हम बाप बोलते थे और पापा को दादा बोलते थे, तो हमारा बाप दादा था, वो तो दादा तो कोई जीवन में ऐसे बोले तो रोल में आए ही नहीं, क्योंकि ज्यादा करके वो खेत में रहते थे। तो उनका इतना सहयोग, उनके साथ रहने का, जितना हम खेत जाते थे इतना टाइम रहने को मिलता था, मगर ज्यादा करके बाकी साथ हमारा बहुत ज्यादा लगाव रहा। और सच्चाई का जो पाठ, सत्य का पाठ मैंने सीखा, ये मेरा फादर से आया। और लागणी का जो हृदय का, लागणी ने होंगे भाई इंग्लिश में लागणी ने अटैचमेंट, तो जो अटैचमेंट आता है वो ये लागणी मम्मी से आई। क्योंकि ये तो खुद लागणी का अवतार थी, लागणी तो कुछ भी हो जाए, बस बच्चे को हम 5 भाई 2 बहन 7 एक रूम में सब घूमते रहते थे। एक रूम, एक रसोड़ा था, ज्यादा नहीं बड़ा, बहुत बड़ा घर नहीं था, उसमें सब लोग सोए खाए पिए सब इसमें चलता था, तो एक लाइन में सब सो जाते थे। तो ये जो स्थिति थी, तो मम्मी को साथ में से किसी को भी प्रॉब्लम आ जाए, वो खाना नहीं खाती थी, रो रहती थी, इतना लागणी का वो एकदम अवतार था, बहुत लागणी थी उसमें। तो लागणी का जो पाठ मिला, अटैचमेंट का, ये सब मम्मी से मिला। मेरा मम्मी था, उनको इतना ज्ञान नहीं था, क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम ज्ञान ही करते हैं। तो क्या प्रॉब्लम होता है कि उसमें सब हक मांगते हैं, अपने इंग्लिश में हक ने राइट, सब राइट मांगते हैं, और पर फर्ज बजाने का होता है, इंग्लिश में फर्ज नहीं होंगे भाई, ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी,
रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते, बस सबको ऐसा कि मेरे को तो ये चाहिए, ये मेरा राइट है, ऐसा है, इसमें दुख आ जाता है। क्योंकि हमको निभाने का है कि हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको क्या करने का है। तो मेरा मम्मी या सूरत लास्ट 20 इयर्स मेरे साथ में रहा, तो हर दिन, क्योंकि डोंगरे जी महाराज बोलते थे कि आपका मम्मी पापा को आपका पैसा की जरूरत नहीं है, आपका कोई आप कितना भी बड़ा हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, मम्मी पापा को कुछ, मम्मी पापा को समय चाहिए आपका। समय समय में उसके साथ आप कितना टाइम रहते हो। तो मैं जब भी इतना बिजनेस बड़ा होने के नाते मैं मेरा मम्मी के साथ हर दिन आधा घंटा बैठता था, हर दिन। क्यों? कि उनको समय चाहिए। तो यहाँ था तो एक दिन मेरे को, मैं दिवाली की रजा में जब बैलेंस शीट होता है कंपनी का, तो ये मेरे को पूछा कि हिसाब हो गया? मैंने बोला हो गया। तो ये के गोइंदा हासू कह दो, आपने कितना पैसा कमाना है? तो मैं कीधु बा करोड़ વધારે, એટલે કરોડ વધારે કે લાખ વધારે, તો ઈ મને કાઈ ન ખબર પડે। તો લાખ કરોડ ની ખબર ન પડતા મારા મમ્મીને। તો મેં કીધું હવે તમને મારે કેમ સમજાવવા કે કેટલા રૂપિયા કમાના। પછી મેં એને કીધું કે બા 100 ની નોટો હોય ને આ તમારા રૂમ ભરી દઈ ને એટલા રૂપિયા આપણે કમાના। મને કે હાશું હાશું। मैं भी हाँ, तो हाँ हवे मने शांति चाहिए। ऐसे बोलते उनको लाख वो कैसे ने करोड़ कैसे तो मालूम नहीं था कौन पड़ा, इतना भोली बनी। और लागणी का पाठ सबसे वहां से मिला। तो अगर सर मैं आपसे पूछूं, सक्सेस बहुत लोगों के लिए बहुत अलग अलग डेफिनेशन होती है सक्सेस की। किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए ओहदा है, किसी के लिए माँ बाप का सुख है। आपके लिए सर सक्सेस क्या है? नहीं, सक्सेस तो सेटिस्फेक्शन, सफलता, सक्सेस इज ओनली सेटिस्फेक्शन, उसके आगे कोई है नहीं। देखो कि मेरे पास पैसा आ गया, मैं मानूं कि पैसा ही सफलता है, तो अगर मैं मुकेश अंबानी को देखूं तो मैं लगता मैं तो बहुत गरीब हूँ यार। तो गरीबी तो हमारा मन से आ गई, क्योंकि हमारे से भी बड़े लोग तो है। आप लोग को भी ऐसा होगा, आप कितना भी है आपसे बड़े लोग तो होगा, कोई भी होगा, स्वरूप में भी होगा, बॉडी में भी होगा, ज्ञान में भी होगा और काम में भी होगा, आपसे बड़ा होगा। तो उनका कोई एंड नहीं है। सफलता इज सेटिस्फेक्शन। अपने क्या मजा आता है, मैंने क्या किया, कैसा किया, और मैंने मम्मी का मेरा फर्ज बजाया, मम्मी को मैंने पूरा अटैचमेंट दिया, यही सेटिस्फेक्शन। पापा को मैंने अटैचमेंट दिया, यही सफलता। अगर आप पति पत्नी है तो पत्नी पति को जो संतोष दे, ये सफलता। पति पत्नी को सफल दे, ये सफलता। तो उसके बारे में मेरे को एक याद आया, पति पत्नी का नाम आया। तो ये जो लोग अभी पति पत्नी है उनको खास समझने का है, और जिसका सगाई बाकी है उसको खास समझने का। क्यों? कि हम जब कोई भी सगाई देखने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका रूप कैसा है, उनकी हाइट बॉडी कैसी है, उनका कलर कैसा है। हम असलियत तो किसी को कोई मालूम नहीं रहता। ये तो देखो हम किसी के साथ, हमारा एक्सपीरियंस है, 5-10 साल से काम करे, जिसके साथ 12-12 घंटा उनके साथ रहे कंपनी में, 12-12 घंटा, और 5 साल के असलियत मालूम पड़ता है कि वो आपने कितना क्षेत्र गया, तो आनो स्वभाव तो आवो छे, 5 वर्षे खबर पड़े। तो आप लोग, हम ऐसे बेटे को, कोई लड़के को लड़की को देखने के जाए तो हमको 1 घंटे में क्या मालूम होगा। ये तो प्रारब्ध की बात है,
कि लड़की कैसे कितनी मिले, कैसे मिले और लड़का कैसा मिले, ये तो अपना जन्म से नक्की है कि हमारा जीवन साथी कौन बनेगा। मगर लग्न में कोई इसमें, मैंने जो बोला ना पहले, लग्न का अर्थ यही होता है ओनली समर्पण भाव। बेटा अपना कुछ नहीं, समर्पण, अपना कुछ बाकी नहीं रहते। तो मोरारी बापू एक कथा में बोलते हैं कि एक ज्योतिष आया और एक का वो जो पशुपालन करता था उसका घर था, तो वहां के वो बहन जी को बोला कि बहन जी आपका हाथ दिखाइए कि मैं आपका भाग्य क्या हूं देख लो। तो ये बहन ने बोला ये जो पलंग ऊपर बैठा है ना ये मेरा भाग्य है, तू उसका देख ले तो मेरा आ जाएगा। ये समर्पण भाव होता है कि हमारा कुछ अलग नहीं रहता। जब मैरिज हो गया तो पति पत्नी का कुछ अलग नहीं रहता। पति जो है, पति का जो है वही पत्नी का है, पत्नी का है जो वही पति का है। दोनों अलग है नहीं, शरीर अलग है मगर दोनों अलग नहीं है। ये जो भाव आ जाए तो लग्न जीवन सुख शांति समृद्धि से भरपूर जाए। मगर सब लोग अभी क्या है, राइट, तू मेरे ऐसे को कैसे बोल सकती हो, तू मेरे को ऐसे कैसे बोल सकते हो, बस ये राइट आया जीवन खत्म। क्योंकि लग्न जीवन में समर्पण भाव होते हैं, समर्पित होना है। इसलिए मैं सब स्कूल में कॉलेज में सबको समझाता हूँ कि मैरिज नो जो सगाई का जो उम्र है वो 21 साल का है। 21 साल में अपनी सगाई हो जाना चाहिए, 22, 23, 24 में मैरिज हो जाना चाहिए। तो अभी यहाँ नहीं, क्योंकि मैं 50 साल से फॉरेन में जाता हूँ, ओवरसीज में, मेरे को वहाँ का कल्चर मालूम था कि उसको क्या प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ बोलता था। और आज आप खुद समझ लो कि जिसका मैरिज 21-22 साल में हुआ तो उनका मैरिज लाइफ दोनों की बहुत हैप्पीनेस चली जाती होगी। क्यों? उसका कोई दोष नहीं है। 21 साल और 25 साल में लगन करे, 30 साल में करे, क्या कुछ बिगड़ जाता है? नहीं। मगर क्या प्रॉब्लम आता है, लग्न जीवन बुद्धि से नहीं चलता, उसमें बुद्धि को साइड में करने का है। लग्न जीवन में हृदय से चलता है, ओनली हार्ट, नॉट विथ माइंड। मगर जब जब हमारी उम्र बढ़ जाती है तो हमारा माइंड ज्यादा काम करने लगता है और लागणी कम होती जाती है, क्योंकि जीवन लागणी से जिए जाते हैं। मगर अकेली जो लागणी है, अकेला हृदय है, ये वेवलापन है, तो उनके पास विवेक नहीं है। इसलिए बुद्धि चाहिए, वो उनका विवेक के लिए खाली। तो अंग्रेजी महाराज बोलता था कि 60% लागणी हृदय से काम करने का, 40% बुद्धि का अंदर मिलावट करने का। क्योंकि बुद्धि कोरी होती है। कोरी का मीनिंग तो मैं उसको कैसे समझाऊं? ब्लैंक। बुद्धि ब्लैंक होती है। कोरी, कोरी यानो शब्द से अंग्रेजी महाराज, और लागणी विनाश वाली होती है, हृदय में से विनाश निकलती है। ये दोनों का अगर मिलन हो जाए, बुद्धि और हृदय का, तो जीवन एकदम भरपूर जाता है। लागणी मैंने पहला समझा दिया कि सबको अपना समर्पण भाव, ये लागणी का काम है। और विवेक से, बुद्धि से, उसको विवेक ज्यादा नहीं हो जावे, एक्स्ट्रा नहीं हो, वेवलापन नहीं हो जावे, इतना ध्यान रखना। तो मेरा एक्सपीरियंस है
कि जो मेरे 20 से 25 साल के अंदर में जो होता है उसमें 99.5% सक्सेस रेशियो है, ओनली 0.5% उसमें मुश्किल आता है। मगर जो मेरे 25 से 30 साल में होते हैं ये सक्सेस रेशियो 95% है। और आफ्टर 30 सक्सेस रेशियो 80 to 85%। क्यों? समर्पण नहीं होता। और मैं जो ये बात करता हूँ पूरा वर्ल्ड देख के, पूरा समाज देख के, एक्सपीरियंस से कि क्या कैसे रिजल्ट आया, हमारा खुद का समझो। तो भाई मेरा मैरिज हुआ 20 साल, मेरा वाइफ थी 16 साल की, तो ये 16 साल की उम्र में जब मैरिज हुआ तो उनका समर्पण भाव इतना था कि मैं जो कुछ भी बोलूं उसने आज तक कभी भी अपोज नहीं किया। तो उसका फल क्या हुआ? हमारा एकदम जीवन भरपूर गया। हमारा मैरिज को 53 ईयर हो गए और एक भी बार हमारे दोनों को झगड़ा नहीं हुआ। 53 ईयर क्यों नहीं हुआ? उनका काम नहीं चला, उनका चला। बच्चे लोग ऐसे समझते होते, अरे बाप को गंवार होगा। गंवार बोले, गंवार क्या बोलता? गंवार होगा, ऐसे नहीं। जब श्रेयांश भाई का मैरिज हुआ 16 साल पहले, तो सीबीआई का डायरेक्टर आया था अश्विनी कुमार, 4 दिन रहा। जब आया तो मैंने उनको पहचान करवाया, माना कि ये मेरा वाइफ है, अनपढ़ है और ये अभी फिर भी हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर रही है, जुड़ रही है। जब मेरे साथ में उसने विदाई लिया तो क्या बोला मालूम है? कि आपने बोला था कि ये चंपाबेन मेरा वाइफ अनपढ़ है, मैं 4 दिन उनका कार्य देख के मैं उनको डिग्री देके जाता हूँ कि डॉक्टर चंपाबेन तुझे उसने फैमिली को कैसे साथ में रखे, उसमें उन्हें पीएचडी किया। ये बात है। तो ये एक्सपीरियंस की मैं बात बोल रहा हूँ कि जब उम्र हमारी छोटी होती है तब बुद्धि छोटी होती है, और जब उम्र बढ़ती जाती है, इसलिए मैं 16 से 20 में नहीं बोलता, हमारा तो हो गया वो समय था 50 साल पहले का, उसको भूल जाओ। मगर आज कोई भी 20 साल के बाद सगाई होनी चाहिए, बस सगाई हो जानी चाहिए। सुख इस एड्रेस टू सुख, सुख का एड्रेस है। सुख ने हो के इंग्लिश में हैप्पीनेस, एड्रेस टू हैप्पीनेस, ये एड्रेस टू हैप्पीनेस का एड्रेस है। ये जनरेशन को बहुत चीज ये सीखने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वो शादी की उम्र भी बढ़ती जा रही है। आज लोग 30 के बाद ही करते हैं। नहीं, इसमें मैं जब मिलता हूँ मेरे को बहुत दया आती है। जब 30-32 साल हो जाता है दीकरी का, बेटा का, बेटी का, किसी का भी, और उनकी जब स्थिति, उनका मुख देखे तो इतनी दयामनी स्थिति होती है, फिर तो वो बोलने लगता है कि हमारा कास्ट नहीं होगी तो चलेगा, बाप रे, थोड़ा अनपढ़ होगा तो चलेगा, मैं चला लूंगा, मेरे को कोई बाहर जाने नहीं जाने का, किधर जाने का चलेगा। फिर तो भाई तू तभी 20-21 साल की थी कि तू 21-22 साल का था, कहीं ये सोचने का था ना, तभी तो तेरी लाइन में 15 लोग खड़े तेरी साथ जुड़ने के लिए, तभी तूने सोच नहीं किया। आज सब चला गया, सबका हो गया, बाद में तू बोलती है कि तू बोलता है, बाद में अभी क्या, समय चला गया। समय किसी का राह नहीं देखता, सोच लो। समय बलवान है नहीं पुरुष बलवान, काबे अर्जुन लूटिया यही धनुष यही बाण। ये समय का खेल है। अपने पास समय नहीं है तो दुआ में क्या बोला मैं नहीं बोलूंगा, मगर समय बनते हो सावधान। वाओ सर, एक चीज और इसमें मैं पूछनी चाहूंगी, आप अपने समय पे
14-14 घंटे काम किया करते थे, 11-11 किलोमीटर जाया करते थे। बिच्छू ने भी कितनी बार आपको काटा है। और आज अगर जनरेशन, हम आगे की जनरेशन भी देखें तो ऐसा होता है कि वीकेंड में भी 2 छुट्टियां तो चाहिए ही चाहिए, वो अपने पूरे वीक की थकान उतारने के लिए। तो सर क्या कहेंगे, मेहनत कितनी जरूरी है? ये तो बराबर है। देखो, वो 50 साल की 60 साल की बात मैं बोलूं तो ये बराबर नहीं है। हम खेत में काम करते हैं, आपको भी खेत में जाके काम करना चाहिए, ऐसा मेरा कहने का नहीं है। हाँ। मैं खाली बोलता हूँ कि भाई समय चेंज हो गया है, अभी जनरेशन चेंज हो गया है, अभी थर्ड फोर्थ जनरेशन मेरे सामने बैठा है, तो हमारा और थर्ड फोर्थ जनरेशन में टोटल चेंज आ जाता है। मगर आपके लिए, आप लोग जो वहां खड़ा है, वो एक बात सच है कि आपको सखत मेहनत करना पड़ेगा। और आप सखत मेहनत उसको मानते हैं कि हम जाके आज तो होटल में गए, 4 घंटा तो होटल में चला गया, ये मेहनत नहीं है, बर्बादी है। तो आपको जो मेहनत करने का है वो कुछ सर्जन के लिए, विसर्जन नहीं, सर्जन। तो આપણે જે સર્જનાત્મક કામ કરવાના છે, આજે તમે નવું શું કર્યું, તમે તમારા માટે શું કર્યું, મમ્મી માટે શું કર્યું, પપ્પા માટે શું કર્યું, ફેમિલી માટે શું કર્યું, સમાજ માટે શું કર્યું, ગામ માટે શું કર્યું, બીજા માટે શું કર્યું, ये सर्जन, ये सर्जनात्मक। कुछ करो, नहीं तो भविष्य का भारत माफ नहीं करेगा। ये मेरा शब्द नहीं है, ये मोरारी बापू का शब्द है। सूरत में उनका 83 में कथा था मोरारी बापू का, तभी का वो शब्द है कि कुछ करो, नहीं तो भविष्य का भारत आपको माफ नहीं करेगा। कुछ करो, सर्जनात्मक करो, विसर्जन। देखो, ये होटल बनाया उतोपिया वाला ने, हम बैठे हैं यहाँ, उनको सर्जन बोलते हैं। कुछ बनाया तो बनाने में उनको कितना टाइम लगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कुछ भी लगा नहीं। अगर उनको विसर्जन करने का है, एक बॉम्ब लगा दो 1 मिनट में विसर्जन। तो भाई विसर्जन को ये ऐसा हो तो कोई काम करने, बिगाड़ने में कोई टाइम लगता ही नहीं भाई साहब। आपने किसी के साथ रिलेशन 5 साल तक बांधा, 5 साल तक, उनको एक गाली दे दो, खत्म, 5 साल का आपने रिलेशन किया, एक गाली में खत्म। तो बिगाड़ने में कोई टाइम नहीं लगता है, ये सर्जन करने में ही टाइम लगता है, कुछ बनाने में ही टाइम लगता है। थैंक यू। आज मुंह देखा जो सब लोग यहाँ बैठे थे, उनके माइंड में आया कि मैं उनको चेयर दूं। क्या उसने मांगा था, आपका माइंड में आया नहीं, तो उनको बोलते हैं सर्जन। ये दूसरे के लिए कुछ सोचते हैं। तो मैं बोलता हूँ, मानता हूँ कि उनकी प्रगति को कोई रोक नहीं पाएगा, कोई भी क्षेत्र में जाएगा, उनका बढ़ावा होगा, होगा नहीं होगा, उनका लाइफ बनेगा। ये अपना सेंस होना चाहिए, वो नेचुरली है, बनाया नहीं बनता, ये नेचुरली। तो आप कुछ सर्जन करो, तो आपको काम करने का है एवरी डे कितना घंटा, 14 घंटा। आप लोग को कितना घंटा काम करने का है? 14 आवर्स। कितना करना है बताओ? आप लोग को कितना घंटा काम करने का है? 14 घंटा। कितना? 14 घंटा। 14 घंटा काम करने का है। इफ यू वांट प्रोग्रेस, નથી જોતું તો કાઈ નહીં, અત્યારે છે
આમાં ઘણા તો તમે સિલ્વર સ્પૂન થી કે ગોલ્ડ સ્પૂન થી જન્મા છો તો કઈ જરૂર નથી કાંઈ ન કરો તો કાંઈ નહીં. તમારે સેટિસ્ફેક્શન કરવી એ તો બધું પપ્પાનું છે, ફેમિલીનું છે. તમારું શું? તો તમને અગર સર્જન કરવું હોય તો તમારે 14 કલાક કામ કરવું પડશે અને વીકમાં કેટલા દિવસ? 6.5, not 6, 6.5. आप लोग कितना ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो मालूम नहीं, मगर मेरा जो जीवन बना उसमें ज्यादा करके मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ के बनाया है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी में रियलिटी जीवन आते हैं. अगर नवलकथा कोई वांचे, नवलकथा ने हूँ के नॉवेल्स, अगर नॉवेल कोई बात पढ़े तो उससे किसी का बहुत अच्छी होती है नॉवेल, मगर किसी का माइंड का एक आइडिया है, वो रियलिटी नहीं है. पिक्चर रियलिटी नहीं है, मगर उसमें से भी आइडिया मिलता है, वो रियलिटी नहीं है. मगर ऑटोबायोग्राफी अगर आप पढ़ो उसमें रियलिटी है. सबसे पहले 55 साल पहले मैंने सबसे पहली गांधी जी की आत्मकथा सत्य का प्रयोग सबसे पहले मैंने वो पढ़ी. वहां से मेरा सत्य ऊपर का जो विश्वास था वो एकदम दृढ़ हो गया. और उसके बाद में आज तक में मैंने नियर टू 100 ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है. वाह. तो उसमें से सब मेरे को आइडिया मिलता है कि वो सफल हुआ, कैसे हुआ, क्या किया. मगर आपको ये बात बताने कोई मैंने बोला आप पढ़ो के नहीं पढ़ो, मेरा मानो के नहीं मानो वो तो मेरे को मालूम नहीं, मगर मैं आपको टिप दे रहा हूँ कि इफ यू वांट प्रोग्रेस तो यू गो आउट ऑफ कंफर्ट जोन. अगर તમે જો કમ્ફર્ટ ઝોનમાં છો કોઈ વસ્તુ બનવાની નથી, તમારે આઉટ ઓફ કમ્ફર્ટ ઝોન જવું પડશે અને मिनिमम 10-20 ऑटोबायोग्राफी पढ़ लो, आपको जो भी पसंद है. तो ऑटोबायोग्राफी में आपको विजन मिलेगा कि ये आदमी सफल हुआ, कैसे हुआ, उसने क्या किया, उसमें मेरा काम का क्या है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या कर सकता हूँ. आपको विजन तुरंत खुल जाएगा. तो ये 10-20 जो ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ेंगे, बाकी तो आप 50 पढ़ लेंगे, अगर 10-20 पढ़ाएंगे तो उसमें से आपको बहुत फायदा होगा. वो 100 अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, ये 100 to 100 ने 12 से 14 घंटा काम किया है एवरी डे. और उसमें से किसी ने रविवार का रजा नहीं लिया है, संडे हॉलीडे किसी ने नहीं लिया है, उनको सफलता मिलती है. वाह. और आप सर गीता को भी मैनेजमेंट गुरु बोलते हैं, तो गीता के अगर मैं आपसे पूछूं कुछ 1-2 चीजें जो आप हर इंसान को बोलेंगे कि आप पता होनी चाहिए, आप क्या बोलेंगे इस बारे में? पूरा ग्रुप है गीता वाला है. ओके. गीता का उसमें से आप खड़ा करो तो मोर देन 50% गीता का पूरा अध्याय अभी बोल जाएंगे. वाह. तो ये सब गीता वाला है. वाह. तो जेने भाई गीता नो अध्याय आवड़तो नहीं, खाली ऊंची आंगળી करो, गीता नो अध्याय जितना आवड़तो हो એટલા. वाह. नहीं इतना काम हमने देखाया तो वो શું કામ કરે, हमने અત્યારે नहीं बोला है. तो 50% तो नहीं पर 25% निकले. 25%. सर बाकी 75 के लिए आप क्या बोलेंगे? नहीं बाकी के लिए इसमें बोला कि आप लोग भाई क्षेत्राय ने હું क्षेत्राय નથી તમે અત્યાર સુધી તમે એટલા બધા ક્ષેત્રાના છો જીવનથી, અગર તમને ગીતાનો અધ્યાય પાકો નથી, ગીતાજીની સાથે તમારો મિલાપ નથી થયો, એટલે તમારા કંઈક ભાગ્યમાં કમી છે. કારણ કે ગીતાજી છે ને એ કૃષ્ણ ભગવાનનું બોલેલું એઠું છે,
એનું હેઠું બોલેલું આપણે બોલવાનું છે. ભગવાન જે બોલ્યા हम्म એ હેઠું બોલેલું આપણે ખબર પડે કે ન પડે એ વાત જવા દો, આપણે એમાં કઈ ખબર પાડવાની જ નથી. પણ ભગવાનનું હેઠું બોલેલું એટલે ભગવાનનું બોલેલું તમે બોલો એટલે આખું જે માનસિક અને શારીરિક સ્તર આપણું એકદમ બ્રોડ થઈ જાય, કારણ કે ભગવાનનું હેઠું બોલેલું છે. એટલે જેટલા લોકોએ ગીતાના અધ્યાય નથી પાકા કર્યા એને મારી પ્રાર્થના છે કે તમે એક અઠવાડિયામાં ગીતાનો અધ્યાય પાકો કરી દેજો. ગીતાજી 1000 થી વધારે લેંગ્વેજમાં મળે છે, એટલે તમને જે લેંગ્વેજમાં ગમે એ લેંગ્વેજમાં તમે એને પાકો કરજો. પાકો એટલે બાય હાર્ટ. અને એ પાકો થઈ જાય એટલે તમે કેવો અધ્યાય પાકો કર્યો, કઈ લેંગ્વેજમાં કર્યો, એનો મને તમે ખાલી એક લેટર મારા નામનો મોકલી દેજો કે ગોવિંદ કાકા ધોલકિયા ગામ રામકથા રોડ સુરત, એટલું જ લખવાનું છે. એટલે મને ખૂબ આનંદ થાય કે આપણે એટલો દાખલો કર્યો, બધા થયા તો આપણે આટલી સફળતા મળે. હવે તમે નહીં પાકો કરો તો મને કઈ વાંધો નથી, હું કઈ તમારી ઉપર પછી ઓલું કહેવા નથી આવવાનો કે કેમ ન કર્યો. તમારા માટે કરીએ છીએ. ઇફ યુ લાઈક, if you want progress, if you want happiness, so you otherwise. पर सर मैं एक चीज पूछूंगी, एक ऑब्जर्वेशन है कि मैंने ये देखा है कि जितना जैसे आप इतने सक्सेसफुल है, ऐसे जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, जितना ऊपर सीढ़ी पे चढ़ते जाते हैं वो उतना भगवान के करीब भी जाते हैं, जो उतना उनका एक श्रद्धा भगवान में बढ़ती जाती है. क्या आपको सही लगता है? भगवान तो है, भगवी योजना ये सृष्टि में कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु ईश्वर है. आज हम सबको किसने मिलाया? भगवान ने. ये कोई अदृश्य शक्ति है. भगवान ये कोई अदृश्य शक्ति है, नेचर है. हमारा भी नेचर है, उनका भी नेचर है. तो अपना ये नेचर जो है, ये स्वभाव है, तो ये उनका नाम भी नेचर है, उनका नाम भी नेचर है, तो दोनों एक ही है. हमारे साथ भगवान अत्र तत्र सर्वत्र है. भगवान अलग है ही नहीं, हमारे साथ जीवन टू जीवन भर है. उनको खाली अनुभव करने का है, अनुभूति करने का है. ये भगवान को पहचानने के लिए सब रास्ता है, भगवान बाहर नहीं. तो अगर सर मैं आपसे आपकी लाइफ का एक सबसे डिफिकल्ट मोमेंट अगर कोई पूछूं तो आप अगर हमारे साथ शेयर कर पाए. नहीं, ऐसा है कि भगवान की कृपा से मेरा स्वभाव, मेरा नेचर ही ऐसा है, पॉजिटिव. तो मैंने ऐसा कोई लगा नहीं, क्योंकि ये जीवन है. तब तक प्रॉब्लम तो एवरी डे, एवरी आवर, एवरी क्षण आते ही रहते हैं. हम उनको कितना स्वीकार करते हैं. तो हमने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ गया. ऐसा है कि भगवान कोई भी प्रॉब्लम देते हैं, उनके साथ उनको रास्ता भी देते हैं. तो अगर हम थोड़ा धीरज रखें तो तुरंत रास्ता मिल जाता है. तो जब तक हम लाइव है तब तक प्रॉब्लम तो रहेगा. क्योंकि हम कार्डियोग्राम निकालते हैं तो हमारा कार्डियोग्राम कैसा आता है, ऊपर नीचे फ्लैट का आता है, सब बॉडी बनता है. तो हमारा जीवन है तो प्रॉब्लम तो आता ही रहेगा, मगर ये प्रॉब्लम को हम कितना स्वीकार करें ये बड़ी बात है. तो उनको स्वीकार नहीं करे तो चला जाए. अभी मेरा लीवर ट्रांसफर किया तो मेरा तो लीवर है नहीं, नया जन्म है, जिसको मालूम है. तो ये लीवर तो आया नया, तो ये प्रॉब्लम आया, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं लगा. सबको मालूम है कि हमने सबको बोल दिया था कि भाई अभी मैं 72 इयर्स में जिया, मगर असल में मैं 300 साल का जीवन जिया हूँ. इतना भरपूर जीवन जिया. तो अभी नया जन्म मिले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जीने जैसा है. इतना अच्छा बोले कि पूरा फैमिली है, ग्रुप है, वो भी पॉजिटिव है, और असल
ऐसे बोले तो प्रतिष्ठा है, समाज में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, श्रुति सब कुछ है। और आज भौतिक बोले तो घर है, बंगला है, गाड़ियां है, प्लेन है, सब कुछ है। तो भाई इतना अच्छा जीवन है तो भाई अगर जीना मिले तो अच्छा, मगर अगर आज जाने का है तो तैयारी आज है। दुनिया की एक भी इच्छा बाकी नहीं है। ये तो मैंने बोल दिया था, ये तो नया जन्म मिला क्योंकि आप लोग के साथ मिलने का भगवान ने दिया होगा। सबको मालूम है कि काका गोविंद काका बोलते हैं, आप दादाजी बोलते हैं। तो ऐसे कि भाई नया अवतार गोविंद काका का है, सबको मालूम है कि कैसे आया। तो ये सब ईश्वर की इच्छा से चलती है। तो उसका कोई प्रॉब्लम अगर उसको माने जाए तो प्रॉब्लम उनको क्यों लगता है कि अगर ऐसा लगे जाना पड़ेगा तो गमे के जो जन्म है वो मरने वाला तो है, कभी भी मर सकता है। देखो ज्ञान वत्सल स्वामी बोलते हैं कि दररोज डेली ये जगत में विश्व में से 2 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं एवरी डे, और इसमें से 5,000 ऐसा होता है 2 लाख में से कि शाम को सोते हैं, सुबह जागते नहीं। तो कहा हमारा भी कभी कैसा नंबर लग गया क्या मालूम किसी को। हर दिन 5,000 ऐसा है शाम को सो जाते हैं, सुबह में नहीं जाते। और 2 लाख तो ऐसे कैसे भी आपके मृत्यु आती है। तो जगत तो यही है, आया गया। 3 लाख का जन्म होता है, 2 लाख में तो 3 लाख नया आता है। तो ये कोई आया गया चिंता करने की बात नहीं है। मगर ये बात आपका उम्र की नहीं है। ये जब हम सत्संग में जा रहे हैं, ओवर 60 सब बड़ी बैठे तब बोलने आपको तो अभी 125 साल जिएगा आपकी उम्र है। आपका जो बेटा बेटी होगा उनको 150 साल, और 100 साल के बाद जो बेटा जन्मेगा 100 साल के बाद वो 300 से 400 साल जिएगा। 100 साल के बाद उसका जन्म होगा वो, क्योंकि साइंस इतना आगे बढ़ गया मेडिकल में, और मेडिकल इतना आगे बढ़ गया है, इतना सोच अवयव बिगड़ गया, लीवर खराब हो गया, लीवर डाल दो, फेफड़ा खराब हो गया, फेफड़ा डाल दो, हृदय खराब हो गया, हृदय डाल दो, एक पैर खराब हो गया, जरा उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांट, नी रिप्लेसमेंट कर दो। तो सब अभी तो नया नया जब देखेगा तो ऐसे उम्र बढ़ती जाएगी। तो आप लोग तो वेरी लकी है, 125 में आ गए आप लोग। आपका जो जनरेशन है, आपके बाद में जो जनरेशन आएगा वो 150 साल जिएंगे। जियो, आनंद करो, मरने की जल्दी नहीं है, मगर अगर आ जाए मृत्यु तो डरना नहीं। वाओ सर, इतनी सरलता, मतलब इतनी ऊंचाई पे हैं, पूरे इतने लोगों को आप साथ लेके चलते हैं, फिर भी आप इतने सरल कैसे रहते हैं? ये क्योंकि आजकल अगर जनरेशन हमें भी देखो तो ब्रांड्स के पीछे भागता है, हमें कुछ ना कुछ, ये ब्रांड, ये पैसा, ये चाहिए। कैसे आप इतने हमेशा सरल रहते हैं? तो इसमें ऐसा बात है कि जो बहन जी ने बोला कि ये जनरेशन बात है सब स्वभाव की, धीरज की। अभी दुख कौन देता है? जो स्वीकार कर लेता है उसको दुख है ही नहीं। डोंगरे जी महाराज का एक सेंटेंस है, प्राप्त स्थिति में संतोष, इनका नाम भक्ति। जो स्थिति आई उसको स्वीकार कर लो, ये भक्ति हो गई। अगर हम ड्राइविंग करें तो ट्रैफिक को हमको स्वीकारना ही पड़ेगा। अगर हम ड्राइविंग करें तो कभी भी ट्रैफिक हो सकता है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। हम हमारी कार लेके वहां से उठ के चले नहीं जाएंगे। तभी हम जब टेंशन करते हैं, करते हैं,
ये दुख का कारण है जो हमारे हाथ में है ही नहीं। उनको स्वीकार कर लो। ये उनको नाम बोलता है धीरज। धीरज रखो कि हम ऐसा सोचो नहीं कि मेरे को गाड़ी मिली, ये इससे 3 गुना 4 गुना जो लोग हैं जिसने आज तक गाड़ी का स्टीयरिंग देखा नहीं, 10 गुना ऐसा लोग है कि जिस कभी गाड़ी में बैठे नहीं। वो भगवान ने मेरे को कितना दिया है, गाड़ी दिया, और ये वो भी एयर कंडीशन। तो मैं बारिश आवे, ठंडी आवे, गर्मी आवे, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? अगर ये गाड़ी में 1 घंटा बैठने मिले तो मैं मजा करूंगा। देखो, मैं ये सुख लेता हूँ, मैं मेरा आप वखान नहीं करता, मैं बात आपको खाली परसों की बोलता हूँ। मैं दिल्ली था, दिल्ली हम जो राज्यसभा के 11 नंबर है गुजरात का, 11 नंबर को खाने के लिए बुलाया था। केसरी सिंह जी है, वाकानेर का दरबार, वो भी राज्यसभा का मेंबर है, हमारी जैसा एमपी है। उनके घर पे सब लोग इकट्ठे होने वाले थे, तो उसने खाने को बुलाया। तभी तो बात मालूम नहीं था कि बारिश आएगी, और इतनी बारिश आ गई कि 1 घंटे में 4 इंच 100 मिलीमीटर बारिश आ गया। 1 घंटे पूरा दिल्ली का सब रोड पानी से भर गया। मैं 8 बजे निकला, क्योंकि 10 मिनट का रास्ता था उनका घर का, 10 मिनट आ गए। मैं अजाय घंटे पहुंचा, 8 बजे निकला, 10:35 उनका घर पे पहुंचा, 2.5 घंटा गाड़ी में बैठा। मैं और ड्राइवर दोनों ही था। तो मेरा मन की स्थिति आप बोलो क्या होगी? परसों की बात बोलता हूँ। मैंने बोला, भगवान तेरी कैसी लीला है कि दिल्ली, मैं तो सूरत वाला, दिल्ली में कहां से हो? तूने मेरे जो दिल्ली भेज दिया, वो भी इतनी अच्छी बारिश से, ऊपर पानी नीचे पानी, मैं गाड़ी में एयर कंडीशन में बैठा हूँ, कितना आनंद आ रहा है। और फिर मैंने सोचा कि मैं अगर टेंशन करूं तो मैं आगे जल्दी जा सकता हूं, नहीं तो मैं ट्रैफिक में फीट हूं, ओके। तो मैं ड्राइवर हिंदी भाषी था, तो ड्राइवर ने बोला कि मेरे पास एक कैसेट तो गुजराती की है, तेरे को थोड़ा बोरिंग होगा, मगर मैं उनको चालू करूं, तेरे को प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, देखो नया वहां 15 दिन से ड्राइवर रखा है, दिल्ली से नया हिंदी भाषी। फिर मैंने गुजराती में जो सत्संग बड़ा एकदम वॉल्यूम, फुल वॉल्यूम में इतना आनंद लिया, इतना आनंद लिया, 2.5 घंटा कहाँ चले लिया मेरे को मालूम नहीं लिया। तो हम कहाँ से आनंद ले सकते, तो हमारा एटीट्यूड पर आता है। और हम वहाँ ऐसे करें, साला क्या करें, ये दिल्ली कैसा है, बर्बाद हो गया, ये दिल्ली ऐसा ऐसा है, राजधानी ऐसा, पानी क्या करती है सरकार, क्या करता है। तो मेरा जीवन वो तो जो होने वाला वही हुआ, मगर मेरा क्या, मेरे को दुख ही मिलेगा। अगर मैंने सोच पॉजिटिवली कि भगवान तूने कैसा किया, ऊपर पानी नीचे पानी, जिसमें सिर्फ मेरे पास पानी नहीं, मैं कितना सेफ हूँ, एयर कंडीशन में टेस्ट से बैठा हूँ, मेरे पास मोबाइल है, गाड़ी है, कैसेट है, वो जो चाहूँ वो मैं सुन सकता हूँ, बस बात खत्म हो। ये सुख का एड्रेस, हैप्पी एड्रेस टू हैप्पीनेस, एड्रेस टू हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही प्रेरणा वाला सेशन, थैंक यू।